आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज रक्षाबंधन त्यौहार के बारे में बात करेंगे। भारत को तो वैसे भी त्योहारों का देश कहा जाता है। भारत में विभिन्न धर्मों को मानने वाले, विभिन्न संस्कृतियों को मानने वाले, विभिन्न रीति रिवाजों को मानने वाले नागरिक रहते हैं, लेकिन संविधान सबके साथ समान है। संविधान का तो एक स्पेशल इक्वलिटी वाला प्रोविज़न है, सिस्टम है कि संविधान सबको समान अधिकार देगा। अब वो चाहे किसी भी धर्म को मानने वाला हो, किसी जाति का हो, किसी मजहब का हो, सबको अपने आस्था विश्वास मानने का अधिकार होगा, प्रचार करने का अधिकार होगा, कोई रोक नहीं सकता है। और जिसको विश्वास आस्था नहीं है उससे कोई ज़बरदस्ती मनवा नहीं सकता है। संविधान तो यहाँ तक समानता देता है कि एक धार्मिक व्यक्ति और यानी आस्तिक व्यक्ति और एक नास्तिक व्यक्ति दोनों के मूल अधिकार समान है। पूरे संविधान के प्रोविज़न दोनों पे सेम रूप से लागू होंगे, क्योंकि धर्म, आस्था और रीति रिवाज, परंपराएं, ये सब संविधान ने पर्सनल इशू इनको माना है। यानी इससे हमारे नागरिक अधिकार संविधान के प्रोविज़न डिफरेंट नहीं हो सकते। संविधान इस आधार पे किसी को ट्रीट नहीं कर सकता है कि वो किस धर्म, किस सभ्यता, किस संस्कार, किस तरह से त्यौहार मनाता है कि नहीं मनाता है, और इस हिसाब से सबके लिए अलग अलग नियम नहीं बना सकते हैं। तो रक्षाबंधन त्यौहार की जो हम लोग बात कर रहे थे कि मनाने का सबको अधिकार है, सबकी आस्था का सम्मान है, किसको कैसे मनाना है, कौन सा त्यौहार मनाना है, कौन सा नहीं मनाना है, ये उसका व्यक्तिगत विषय है। किस रिलीजियस इवेंट में उसको, कौन सी ट्रेडिशनल चीज़ों में उसको पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है, ये भी उसका पर्सनल मैटर है। इसमें अगर किसी की आस्था विश्वास है तो उसका पूरा सम्मान है, किसी को रोकने वाला या इसमें ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं की जा रही है। लेकिन मूल कर्तव्यों में संविधान कहता है कि हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा देना चाहिए। इसलिए आज हम लोग रक्षाबंधन की बात आप लोगों से कर रहे हैं कि रक्षाबंधन त्यौहार को भाई बहन के प्रेम या भाई बहन के पारंपरिक त्यौहार के रूप में मान्यता दी गई है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा है। इसके इतिहास में हम लोग नहीं जाते, इतिहास में जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वर्तमान सिस्टम में हम लोग बात करते हैं। वर्तमान सिस्टम में ही देखा जाए तो उसमें बहुत सारे तर्क निकलते हैं कि प्रेम का त्यौहार है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन भाई बहन तक सीमित क्यों है। पहला तो इसमें रीजन ये निकलता है। और बहन भाई से रक्षा की मांग क्यों करेगी, इसका मतलब इसमें एक तर्क ये निकल रहा है कि बहन हमेशा भाई से कमज़ोर है, या दूसरा तर्क ये निकल रहा है कि महिला पुरुष से कमज़ोर है। रही अगर प्रेम की ही बात है तो भाई और बहन के प्रेम तक सीमित नहीं इसको कर सकते, क्योंकि पिता भी पुत्र से प्रेम करता है, भाई भाई से प्रेम करता है, बहन बहन से भी प्रेम करती हैं, मित्र मित्र से प्रेम करता है, पति पत्नी से प्रेम करता है। इसके साथ ही और भी तर्क उठते हैं कि हमेशा कमज़ोर मजबूत से रक्षा मांगता है। तो जब एक बहन भाई से रक्षा की मांग कर रही है तो इसका ये भी मैसेज जाएगा कि बहन मजबूत नहीं है या महिला मजबूत नहीं है, क्योंकि उसको सभी लोग एक परंपरा के रूप में उसको निर्वहन करते हैं। चाहे किसी भी बड़े पद पर बैठी हुई महिला हो, पॉलिटिक्स में हो, बड़ी अधिकारी हो, बिजनेसमैन हो, बहुत सारे लोग इसको फॉलो करते हैं। तो उसका मैसेज ये जाता है कि इस सिस्टम को फॉलो करने का या इसको मान्यता देने का तात्पर्य ये हुआ कि महिला सशक्तिकरण की जो बात की जा रही है, कहीं ना कहीं वो इस पर सूटेबल नहीं बैठ रही है। मतलब कि जब एक बहन भाई से रक्षा की मांग कर सकती है तो भाई बहन से रक्षा की मांग क्यों नहीं कर सकता। यहाँ तक कि अगर बहन बड़ी है, भाई छोटा है, एकदम छोटा है, जिसको अभी होश भी नहीं है, उसके साथ भी ये पारंपरिक रूप से परंपराएं निर्वहन इनका किया जाता है। एक बिल्कुल जिस भाई को भी अच्छी तरह से बोध नहीं है, उस भाई से भी बहन रक्षा की मांग करती है परंपरा के रूप में। इन चीज़ों पे भी ये तर्क होते हैं, तर्क बड़े जो है विचारणीय हैं, सोचने योग्य हैं। जब तक हम लोग तर्क नहीं करेंगे, विचार नहीं करेंगे, तब तक परिवर्तन नहीं आता है समाज में। जहाँ तक रक्षा की मांग है कि हम किसी से मांग करें या डिमांड करें या सोच रखें या मन में सोचें कि हमारी रक्षा करेगा, तो ये कॉन्सेप्ट लॉजिकल वहीं पर है कि हमेशा कमज़ोर मजबूत से रक्षा की मांग करता है, कमज़ोर मजबूत से रक्षा की उम्मीद करता है, मजबूत कमज़ोर से तो कभी नहीं करता। अगर रक्षा की मंगल कामना की बात की जाए कि हम सबके लिए मंगल कामना करते हैं कि सब लोग सुरक्षित हों, सबकी रक्षा हो, सबका कल्याण हो, तब तो कोई भी किसी के लिए कर सकता है। इसमें रिश्तों का बाउंडेशन या उम्र का बाउंडेशन की इसमें कोई बात ही नहीं है। तो ये हम लोगों ने श्रवण
बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जा रहे हैं इतिहास में। श्रमण संस्कृति में इतिहास में मिलता है कि भिक्षु लोग रक्षा सूक्तों का पाठ करके, रक्षा गाथाएं बोल करके रक्षा से संबंधित कामनाएं करते थे अपने उपासकों के लिए और जनता जनार्दन के लिए। और बाद में इन्हीं परंपराओं को ब्राह्मण संस्कृति में ब्राह्मणों ने भी ओवरलैप किया। हमें बचपन के दिनों की याद भी है कि ब्राह्मण पुरोहित घर घर राखी लेके जाया करते थे और रक्षा के लोगों की कामना करते थे और बदले में उनको कुछ उपहार, कुछ नगद स्वरूप या अनाज के स्वरूप में दान मिलता था। तो ये जो चर्चा के बिंदु हैं, जो लॉजिक हैं, जो तर्क हैं, ये हम लोगों को सोचना चाहिए कि किसी भी परंपरा में तर्क की यदि गुंजाइश है, सुधार की यदि गुंजाइश है, तो उस पर विचार विमर्श होना चाहिए, क्योंकि समय के साथ बदलाव समाज में होते रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें समय के हिसाब से बदलती हैं और किसी भी परंपरा में कुछ भी एक रत्ती भर भी चीज़ यदि नेगेटिव महसूस हो रही है या किसी के प्रति इनइक्वलिटी महसूस हो रही है, समानता का भाव महसूस नहीं हो रहा है, किसी के प्रति कमजोरी का भाव महसूस हो रहा है, किसी के प्रति ज़्यादा उसको क्या कह सकते हैं, निर्भरता या बेबसी का भाव यदि महसूस हो रहा है, तो उस पर चिंतन होना चाहिए और उस पर तर्क वितर्क होना चाहिए और सकारात्मक उसमें सुधार होना चाहिए। सकारात्मक सुधार का मतलब ये कतई नहीं है कि उन परंपराओं को छोड़ने की बात की जा रही है या किसी को ठेस पहुंचाने की बात की जा रही है। केवल उनके संशोधन और परिमार्जन की बात की जा रही है कि रक्षाबंधन त्यौहार को केवल भाई बहन तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। अगर रक्षा की कामना की अगर बात है तो रक्षा की कामना कोई भी किसी के लिए कर सकता है और रक्षा की यदि मांग की बात है तो हमेशा कमज़ोर अपनी रक्षा के लिए मांग करता है मजबूत से। अगर प्रेम वाली बात है तो प्रेम तो हर रिश्ते में होता है, बिना प्रेम के कोई रिश्ता टिकता भी नहीं है और समाज में भी एक दूसरे के प्रति प्रेम होता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है और अगर प्रेम बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा तो सामाजिक व्यवस्थाएं भी चल नहीं पाएंगी। तो इन्हीं सब बातों के साथ बाकी जो चिंतन के विषय हैं वो आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। आप भी अपने राय और प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ और है, भारत को पहले भी कहा है कि भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। एक चीज़ इसमें हर त्यौहार में एक सकारात्मक भी उसको मान सकते हैं कि त्योहारों पर ख़रीदारी ज़्यादा होती है, तो बाज़ार चलते हैं। जब बाज़ार चलते हैं तो अर्थ का फ्लो होता है, कैश का फ्लो, मुद्रा प्रवाह। और जो कैश का फ्लो होता है, क्योंकि कैश का जितना ज़्यादा फ्लो होगा, जितने टर्नओवर में कैश यानी पूंजी रहेगी, उतना ही ज़्यादा आर्थिक विकास गति पकड़ता है। तो ये हमारे देश में एक त्योहारों का महत्व है। मुझे तो लगता है बहुत त्योहारों की वजह से अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा त्योहारों की वजह से चलता है। अब अपनी बात ज़्यादा लंबी ना करते हुए केवल अपनी बातें आप लोगों के समक्ष रखी हैं। बाकी किसी को ठेस पहुंचाने का, किसी को आघात पहुंचाना कोई मकसद नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय हिंद।